वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपी सेट एग्जाम 2017 का एक आपका पेपर है जिसमें पार्ट ए में 50 क्वेश्चंस जो पूछे गए थे एमसीक्यूज उसको आज के इस वीडियो में है सोल्व करने वाले हैं और पार्ट बी के जो क्वेश्चंस है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले देखिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में है कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है कि किसी वस्तु के जो क्रेता होते हैं, विक्रेता होते हैं, बायर्स और जो सेलर्स होते हैं वो लार्ज नंबर में होते हैं, बड़ी संख्या में होते हैं और प्रत्येक क्रेता और विक्रेता जो होता है वो इस बाजार में कीमत ग्रहण करने वाला होता है, प्राइस टेकर होता है। तो इनमें से आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, किसी वस्तु की कीमत का जो निर्धारण है वो कौन करता है? बाजार। बाजार में जहां पे डिमांड और सप्लाई बराबर होती है वहां पे वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। जैसे देखिए इस डायग्राम में वस्तु की कीमत का जो निर्धारण वो कितना हुआ? ओ से लेकर पी। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हैं? बराबर हैं। और ये जो कीमत निर्धारित हुई है ओ से लेकर पी, इस ओ पी कीमत पर फर्म क्या करेगी? अपनी वस्तु को बेचेगी। मतलब वस्तु की कीमत का जो निर्धारण है वो किसके द्वारा हुआ है? बाजार के द्वारा। और इस कीमत को फर्म क्या करती हैं? स्वीकार करती हैं। इसलिए फर्म क्या होती है? इसमें प्राइस टेकर होती हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगला देखते हैं विंकुचित मांग वक्र जो आपका किंग डिमांड कर्व है वो क्या दर्शाता है? जब हम डायग्राम में अगर हम कर्व बनाते हैं तो हमारा कर्व इस तरीके से बनता है। ऊपरी भाग आपका कैसा होता है? इलास्टिक, लोचदार होता है और इसका नीचे का जो भाग है वो होता है इन इलास्टिक, बेलोचदार। और यहाँ पर ये जो कीमत निर्धारित हुई है इस कीमत पर फर्म क्या करती है? अपनी वस्तु को बेचती है। तो इसमें कीमत में परिवर्तन की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। सामान्यतः कीमत क्या होती है? इसमें स्थिर होती है। तो इसको आप एक तरह से क्या कहते हैं? प्राइस रिजिडिटी कहते हैं। मूल्य कठोरता कहा जाता है, कीमत दृढ़ता इसको कहा जा सकता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो ए सही है। अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन है निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, ये आपको बताना है। निम्न कथनों में से कौन सा गलत है? मांग की कीमत लोच अधिकांश वस्तुओं के लिए नकारात्मक होती है, नेगेटिव होती है, बिल्कुल सही है। किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग क्या हो जाएगी? घट जाएगी। मतलब कीमत और मांग के बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है। इसलिए जो मांग की लोच है वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी, इनवर्स होगी, नकारात्मक उसको हम कहेंगे। तो पहला ऑप्शन तो आपका यहाँ पे सही लिखा हुआ है। दूसरा कथन स्टेटमेंट देखिए पूर्ति की कीमत लोच अधिकांश वस्तुओं के लिए सकारात्मक होती है। यह बात भी बिल्कुल सही है क्योंकि वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति क्या होगी? बढ़ेगी। प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है, धनात्मक संबंध होता है, इसलिए लोच भी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, वहां पे सकारात्मक होगी। फिर तीसरा है कि मांग की आय लोच जो है वो सामान्य वस्तुओं के लिए सकारात्मक होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। जैसे जैसे लोगों की इनकम अगर बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे? जो अच्छी वस्तुएं हैं, नॉर्मल गुड्स जिनको हम सामान्य वस्तुएं कहते हैं, उनकी वो डिमांड क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे। देखिए इनकम बढ़ने के साथ साथ में डिमांड भी क्या हो रही? बढ़ रही। इसका मतलब जो लोच है वो किस प्रकार की? इलास्टिसिटी पॉजिटिव है, सकारात्मक है। तीनों कथन हमारे सही हैं, ए बी सी। चौथा कथन देखिए मांग की जो आड़ी लोच है वो पूरक वस्तुओं के लिए सकारात्मक होती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं? जिन वस्तुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है। जैसे पेट्रोल और कार एक तरह से क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, पूरक वस्तुएं हैं। अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाएगी तो कारों की डिमांड क्या हो जाएगी? कम। इसका मतलब दोनों में विपरीत संबंध है। यहाँ पे जो लोच है, इलास्टिसिटी, वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी, नकारात्मक या ऋणात्मक होगी। जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है सकारात्मक। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। हमारा ऑप्शन डी जो लिखा हुआ है वो एक तरह से गलत है, ये सही नहीं है।
अगला देखते हैं, निम्न वस्तुएं वे होती हैं, ठीक है, जो इंफीरियर गुड्स हैं, किसे कहा जाता है। ठीक है, इंफीरियर गुड्स के संबंध में हम क्या देखेंगे कि लोगों की आय अगर बढ़ती है, इनकम बढ़ने के साथ साथ में जिन वस्तुओं की मांग क्या हो जाती है, घट जाती हैं, या फिर इनकम कम होने के साथ में जिन वस्तुओं की डिमांड बढ़ती है, लोगों की आय अगर कम होती है और वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी, तो ऐसी वस्तु कौन सी होती है, घटिया वस्तु होती है, जिनको हम क्या कहते हैं, इंफीरियर गुड्स कहते हैं। तो जो आपकी इंफीरियर गुड्स है, निम्न या घटिया वस्तुओं के संदर्भ में क्या होगा, आय घटने पर इन वस्तुओं की मांग क्या होगी, बढ़ेगी। नेक्स्ट देखिए, हमको यहाँ पे डिमांड फंक्शन दे रखा है मांग फलन, ठीक है, और मांग फलन आपका क्या है, x इक्वल टू ए पी की पावर यहाँ पे क्या है, b। तो यहाँ पे जो आपकी इलास्टिसिटी है, मांग की लोच है, वो क्या होगी, b। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, यदि औसत आगम 12 रुपये, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू आपकी कितनी दे रखी है, 12 रुपीज, और औसत लागत एवरेज कॉस्ट कितनी है, 10 रुपीज है। इसका मतलब यहाँ पे ए आर इज ग्रेटर देन ए सी, मतलब फर्म को यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो ये जो स्थिति है वो इनमें से क्या दर्शाएगी, इसको हम क्या कहेंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहेंगे, अधि सामान्य लाभ कहा जाएगा। जब ए आर इक्वल टू ए सी होता है तो उसको आप क्या कहोगे, नॉर्मल प्रॉफिट कहोगे, और जब एवरेज कॉस्ट ज्यादा होगी उसको हम क्या कहेंगे, लॉस की कंडीशन कहेंगे। अगला है, सम उत्पाद वक्र अधोमुखी गति के लिए पूंजी प्रति इकाई श्रम निम्नलिखित के द्वारा उसको हम प्रस्तुत करेंगे। ये देखिए, आपका जो आइसो क्वांट कर्व होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में कैपिटल है और इधर हमने क्या लिया है, लेबर। तो यहाँ पे आइसो क्वांट कर्व हमारा जो सम उत्पाद वक्र है वो कैसा है, नेगेटिव स्लोप का है, ऋणात्मक ढाल का है, जिसको हम डाउनवर्ड स्लोप कह सकते हैं। तो ये एक तरह से क्या दर्शाता है यहाँ पे कि जो इलास्टिसिटी है या पूंजी और श्रम का जो प्रतिस्थापन किया जा रहा है उसको आप कैसे प्रदर्शित करोगे। देखो, पूंजी की मात्रा अगर बढ़ेगी तो श्रम की मात्रा कम हो जाएगी, या श्रम की मात्रा बढ़ने पर पूंजी की मात्रा क्या हो जाएगी, कम। इसका मतलब नेगेटिव रिलेशन को बता रहा है। तो आपका जो सूत्र है उसमें क्या आना चाहिए, नेगेटिव का साइन आना चाहिए। तो देखिए, नेगेटिव का साइन आपको कहां पे दे रखा है, या तो आपका डी ऑप्शन होना चाहिए या फिर बी ऑप्शन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा डी के बाय डी एल, ठीक है। श्रम की जगह पूंजी का जो प्रतिस्थापन किया जाता है वो ऋणात्मक दर से होगा यहाँ पे। तो बी ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट है। अगला है, गुणक प्रभाव लागू होता है, ठीक है। जो आपका मल्टीप्लायर है वो क्या दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने से क्या होगा, नेशनल इनकम क्या होगी, बढ़ेगी। लोगों की उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती है तो क्या होगा, राष्ट्रीय आय का स्तर क्या होगा, बढ़ेगा। सरकारी अगर खर्च बढ़ता है, शुद्ध निर्यात व्यय है, ये सारे क्या करते हैं, गुणक को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाना चाहिए ऑप्शन हमारा डी। गुणक प्रभाव जो है वो उपभोग पर भी लागू होता है, सरकारी व्यय पे भी लागू होता है, और शुद्ध निर्यात पर भी लागू होता है, ठीक है। ये आपका विदेशी व्यापार गुणक हो जाएगा, यहाँ पे आपका सरकारी गुणक हो जाएगा, टैक्स गुणक, टैक्स मल्टीप्लायर, और ये आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हो जाएगा। अगला देखते हैं, उपभोग की स्थायी आय परिकल्पना किसने दी। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस की अगर हम बात करते थे, किसके द्वारा दी गई थी, मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा, और कब दी गई थी, 1957 में, ठीक है। उन्होंने क्या बताया था कि लोगों का जो उपभोग खर्चा होता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, वो एक तरह से किसके ऊपर निर्भर करता है, लॉन्ग रन इनकम के ऊपर, दीर्घकालीन आय के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। और दीर्घकालीन आय का मतलब स्थायी आय के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है वो किसके द्वारा लगाया जाता है,
तो राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है वो लगाया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा। और CSO का जो गठन है वो कब किया गया था? 1951 में। ठीक है, 1951 में इसका गठन हुआ था और उसके बाद में प्रथम बार राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े हैं वो प्रकाशित किए गए थे 1956 में। ठीक है, और वर्तमान समय में अगर हम देखें तो एक आपका जो संगठन है, एक तो है CSO और दूसरा हमारा है NSSO। इन दोनों का विलय कर दिया गया है 2019 में और अब इसका जो नया नाम है वो क्या बन गया है? NSO। ठीक है, तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है, ये शब्द किसके हैं? ठीक है, कोई एक देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है, ये जो आपका सिद्धांत है वो किसके साथ में संबंधित है? नरकसे के साथ में संबंधित है। इन्होंने क्या बताया कि जो गरीबी होती है उसका कारण क्या है? गरीबी। जो अल्प विकसित देश होते हैं वहां पे क्या होता है? गरीबी जो होती है वो गरीबी को जन्म देती है, वो गरीबी को बढ़ावा देती है और वो देश जो होता है उस गरीबी के दुष्चक्र में फंसा रहता है। मतलब मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष दोनों का यहाँ पे एक तरह से क्या होता है? निम्न स्तर होता है। जैसे कि लोगों की अगर आय कम होती है तो आय कम होने से उनकी क्रय शक्ति कम होगी, क्रय शक्ति अगर कम होगी तो वस्तुओं की मांग ज्यादा कम करेंगे, वस्तुओं की मांग अगर कम करेंगे तो अर्थव्यवस्था में निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो क्या होगा? उत्पादन का स्तर कम होगा, जिससे आय का स्तर क्या होगा? कम होगा। मतलब जो देश गरीब होते हैं या जो लोग गरीब होते हैं वो गरीबी में ही रहते हैं, वो बनी रहती है वहां पे, कहने का मतलब ऐसा उनका मानना था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का साधन नहीं है? ठीक है, मौद्रिक नीति की अगर हम बात करें तो मौद्रिक नीति के द्वारा क्या किया जाता है? रिजर्व बैंक भारत में क्या करता है? जो मुद्रा की मात्रा होती है उसको नियंत्रित करने का प्रयास करता है। ठीक है, महंगाई है तो उसको नियंत्रण करने का प्रयास करता है, उसके लिए वो क्या करता है? बैंक रेट का प्रयोग करता है। जो खुले बाजार की क्रिया होती है उसका प्रयोग करता है, CRR SLR का प्रयोग करता है। इसके अलावा जो गुणात्मक उपाय होते हैं जिनमें आपका चयनित साख नियंत्रण होता है उसका भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो आपका सरकारी व्यय है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये मॉनेटरी पॉलिसी में नहीं आएगा, आपकी मौद्रिक नीति में नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका किस में आएगा? फिस्कल पॉलिसी में आएगा, राजकोषीय नीति में आएगा। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, यदि RBI मुद्रा पूर्ति कम करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, उसको लगता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा ज्यादा है, उसको कम करना है, तो कम करने के लिए वो क्या करेगा? बैंक दर में कमी करेगा। देखो, बैंक दर में अगर कमी की जाएगी तो इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? कम होगी, और जिससे अर्थव्यवस्था में मनी की जो सप्लाई है, मुद्रा की पूर्ति है, वो क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन हमको यहाँ पे क्या बताना है कि मुद्रा की पूर्ति कम कब होगी, उसका रीजन बताना है। तो देखिए, खुले बाजार की क्रियाओं में अगर प्रतिभूतियों को खरीदेगा, अगर रिजर्व बैंक खरीदेगा तो पैसा मार्केट में आ जाएगा, तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। CRR में वृद्धि मतलब नकद अनुपात जो होते हैं वो अगर बढ़ा दिए जाए, 100 में से अगर 20 रुपए, माना कि 20% बैंक अपने पास में रखता है, अगर इस अनुपात को बढ़ा के 30% कर दें तो 30% अगर बैंक अपने पास में रखेंगे तो उधार क्या देंगे? पहले के कंपैरिजन में कम दे पाएंगे। इसका मतलब मुद्रा की पूर्ति इससे क्या होगी? घटेगी। तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है वो क्या होगा? सही होगा। और रेपो दर को अगर कम कर दिया जाएगा तो इससे अर्थव्यवस्था में क्या होगा? मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी। हमको क्या बताना था? मुद्रा की पूर्ति कब घटेगी? तो CRR जो है उसको बढ़ाने से क्या होगा? अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति घटेगी। नेक्स्ट देखते हैं, सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की जो मांग होती है, ठीक है, स्पेकुलेटिव डिमांड जो है मनी की, वो किसके ऊपर निर्भर करेगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर निर्भर करेगी, ब्याज की दर के ऊपर निर्भर करती हैं। बाकी जो मुद्रा की लेन देन मांग होती हैं, लेन देन मांग, ठीक है, और जो सतर्कता मांग होती हैं, वो दोनों इनकम के ऊपर निर्भर करती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सट्टा उद्देश्य के लिए पूछा हुआ है, वो ब्याज दर के ऊपर निर्भर करती हैं, और यहाँ पे ब्याज दर ऑप्शन नहीं दे रखा है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन। अगला देखते हैं,
आर्थिक विकास की अवधारणा जो है वो किसके साथ में संबंधित है? ठीक है, आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब कि हमारे लोगों की जो इनकम है, नेशनल इनकम है, प्रति व्यक्ति आय हैं वो बढ़े, लेकिन साथ साथ उन लोगों में सभी प्रकार का जो एक तरह से सुधार होना चाहिए। ठीक है, सामाजिक क्षेत्र का भी विकास होना चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, गरीबी दूर होनी चाहिए, इन सभी की बात की जाती है आर्थिक विकास के अंतर्गत। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला बिल्कुल सिंपल सा है, दास कैपिटल जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? कार्ल मार्क्स के द्वारा, जिसमें उन्होंने क्या बताया कि पूंजीपति वर्ग जो होते हैं वो किस प्रकार से शोषण करते हैं उसका उन्होंने विवेचन किया था उसके अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, विकास की स्वर्णिम अवस्था किसको कहा जाता है? गोल्डन एज की अगर हम बात करें तो गोल्डन एज की कंडीशन में क्या होगा? जो इकोनॉमिक की जो ग्रोथ रेट है, चाहे वो अभिष्ट वृद्धि दर है, वारंटेड रेट है, नेचुरल रेट है, एक्चुअल रेट है, ये तीनों क्या होती हैं? जब इक्वल होती है उसको क्या कहा जाएगा? गोल्डन एज कहा जाएगा, स्वर्णिम अवस्था कहा जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं, अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर की अगर हम बात करें तो इसका निर्धारण कहाँ पे होता है? जहां पे सीमांत सामाजिक त्याग और सीमांत सामाजिक लाभ दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, वहां पे अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति होती है। और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया था? प्रोफेसर डाल्टन के द्वारा। अगला देखिए, प्रथम मानव विकास रिपोर्ट जो है वो कब प्रकाशित की गई? देखिए, प्रथम मानव विकास रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो HDI इंडेक्स आपका आया था 1990 में। ठीक है, और इसके जो जनक है वो किसको कहा जाता है? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक को कहा जाता है। और उस समय प्रथम विकास रिपोर्ट जो है वह प्रकाशित हुई थी। लेकिन भारत के संदर्भ में अगर हम देखें, ठीक है, बाद में इसको देखा देखी जैसे भारत में भी एक तरह से किया गया था योजना आयोग के द्वारा अप्रैल 2002 में, ठीक है, 2002 में मानव विकास रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित की गई। तो यहाँ के ऑप्शन के हिसाब से ये भारत के संदर्भ में पूछा हुआ है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। और भारत में 2002 में योजना आयोग के द्वारा जो मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी उसका आधार क्या था आपका? एक तो ये SDI, दूसरा आपका जो गरीबी सूचकांक है HPI, और एक और था जो आपका लिंग अनुपात होता है, लिंग सूचकांक जो होता है GEI। ठीक है, इन तीनों के आधार पर भारत में जो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट है, मानव विकास की रिपोर्ट है 2002 में प्रकाशित की गई थी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य जीवन स्तर को सुधारना था? ठीक है, जीवन स्तर को सुधारने का जो उद्देश्य था वो आपका था चौथी पंचवर्षीय योजना का, जिसमें मुख्य रूप से स्थिरता के साथ में विकास का लक्ष्य रखा गया था। और इसकी समयावधि आपकी थी 1969 से 74। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। अगला है, भारत में प्रथम जो औद्योगिक नीति है, ठीक है, प्रथम औद्योगिक नीति की अगर हम बात करें तो भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में। उसके बाद में जो प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, उन्होंने 1948 में, ठीक है, सबसे पहले अप्रैल 1948 में औद्योगिक नीति लागू की गई थी उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए, और जिसके अंतर्गत उद्योगों को 4 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, और 4 भागों में जो विभाजित किया गया था इसमें मुख्य रूप से सभी भाग एक तरह से सरकारी नियंत्रण के साथ में संबंधित हैं। जो चौथा भाग था उसमें कुछ उद्योग जो है वो निजी क्षेत्र के लिए भी रखे गए थे, लेकिन उन पर भी सरकारी नियंत्रण था। तो अप्रैल 1948 में सबसे पहली औद्योगिक नीति आई थी। अगला देखते हैं, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित है। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी जो आधारित थी वो किस पे आधारित थी? हेरोडोमर मॉडल के ऊपर आधारित थी। अगला है, सार्वजनिक वस्तुओं का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? सैमुअल्सन के द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय ऋण संकट का कारण है? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ऋण संकट का कारण आपका क्या हो सकता है? इनमें से
खराब समझती आर्थिक प्रबंधन ये हो सकता है। बढ़ती ब्याज की दरें भी ऋण लेने में बाधा होती हैं। व्यापारिक निधियां भी होती हैं, सारा होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला है पूंजी की सीमांत दक्षता से तात्पर्य है। ठीक है, पूंजी की जो सीमांत दक्षता है MEC, वो ब्याज की दर से प्रभावित नहीं होती हैं, लेकिन एक जो उद्योगपति हैं, ठीक है, उद्योगपति हैं, वो जो अपना निर्णय लेता है कि किसी परियोजना में उसको निवेश करना है या नहीं करना, उसके लिए वो क्या करता है, इस MEC की तुलना करता है किसके साथ में, ब्याज की दर के साथ में। ठीक है, MEC की तुलना की जाती है किसके साथ में, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में। तो MEC जो होती हैं वो एक तरह से क्या होती हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उस पर रिटर्न, ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना हो सकता है, पूंजी के ऊपर प्रत्याशित लाभ कितना है, वो आपका जो उसकी परियोजना की लागत कितनी है, उसकी सप्लाई प्राइस कितनी है, उसके ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, पूर्ति कीमत कितनी है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ब्याज की दर का आशय नहीं होता है, लेकिन उद्योगपति जो भी निर्णय लेगा वो MEC और ब्याज की दर दोनों के साथ में तुलना करके लेगा। अगर एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है कैपिटल के ऊपर वो ज्यादा है ब्याज की दर की तुलना में, तो वहां पे निवेश करना एक तरह से लाभदायक माना जाता है। तो उद्योगपति का जो निर्णय है कि उसको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना, उसके लिए वो MEC की तुलना करता है किसके साथ में, ब्याज की दर के साथ में। अगला है हाई पावर्ड मनी, उच्च शक्तिशाली मुद्रा की अगर हम बात करें तो उच्च शक्तिशाली मुद्रा जो होती है उसमें आपका क्या होता है, एक तो करेंसी जो चलन में है, आपका रिजर्व रेशियो होता है, और जो अतिरिक्त रिजर्व होते हैं उनको भी सम्मिलित किया जाता है हाई पावर्ड मनी में। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला देखते हैं एक कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। ठीक है, व्यापार चक्र के जो सिद्धांत हैं, ये जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, प्रोफेसर हिक्स के द्वारा। और इसमें उन्होंने बताया था कि जो आपका मल्टीप्लायर और एक्सीलेटर है, गुणक और त्वरक की परस्पर क्रिया के आधार पर किस प्रकार से व्यापार चक्र जो है वो उत्पन्न होते हैं, ट्रेड साइकिल जो है उसकी थ्योरी उन्होंने दी थी। अगला है लोरेंज वक्र से क्या मापा जाता है। ठीक है, लोरेंज वक्र से हम क्या मापते हैं, दो वर्ग या दो श्रेणियों में आय की जो विषमता होती है, इनकम की जो इनइक्विलिटी होती है, विषमता होती है, उसको मापा जाता है, उसके लिए लोरेंज वक्र खींचा जाता है। और जो वक्र लोरेंज वक्र के पास में होगा उसमें आय की विषमता क्या होगी, कम होती है। जैसे हमारे पास में दो वक्र हैं, एक तो आपका हो गया ए वक्र और ये बी का वक्र है। तो ए वक्र इस समान वितरण रेखा के पास में, इसका मतलब ए में जो आय की विषमता है वो क्या है, कम है, और बी में विषमता क्या है, ज्यादा है। अगला है टोबिन कर जो है वो क्या है। ठीक है, टोबिन कर एक तरह से क्या है, जो जेम्स टोबिन के नाम के साथ में संबंधित है कि जब सरकार को लगता है कि विदेशी पूंजी के कारण हमारा जो घरेलू मार्केट है, घरेलू वित्तीय बाजार है, उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव अगर पड़ रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए विदेशी विनिमय के लेन देन के ऊपर सरकार क्या करती है, टैक्स लगाती है, कर लगाती है, उसको क्या कहा जाता है, टोबिन कर कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। देखिए, इनकम टैक्स आपका एक तो, कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क जो होता है, और आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। जबकि आपका जो सेल टैक्स है वो किसका आएगा, वो राज्य सरकार के अंतर्गत आएगा। तो केंद्र सरकार के द्वारा कौन कौन से कर लगाए जाते हैं, 1, 2 और 3 नंबर के जो कर है, 1, 2, 3। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला है ट्रांजिशनल एक्सपेंडिचर, परिवर्ती व्यय जो होते हैं वो किसके साथ में संबंधित हैं। ठीक है, तो जो परिवर्ती व्यय होते हैं वो आपकी शिक्षा, दूरसंचार, यातायात, इन सभी के साथ में संबंधित होते हैं। तो यहां पे आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है संविधान का अनुच्छेद 280 जो है वो किसके साथ में संबंधित है, वित्त आयोग के साथ में संबंधित है। फाइनेंशियल जो कमीशन होता है उसके साथ में संविधान का अनुच्छेद 280 संबंधित है। अगला है मॉडवेट जो है वो कब आया। ठीक है, मॉडवेट आपका है
मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स आपका जो है वो कब आया था? ये आया था आपका 86 में, ठीक है, मार्च 1986 में। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत में कौन विदेशी विनिमय आरक्षित नीति का हिस्सा नहीं है? ठीक है, विदेशी विनिमय आरक्षित नीति का हिस्सा नहीं है। इनमें से देखिए, गोल्ड तो होता है, एसडीआर भी होता है और विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति भी होती हैं। बैंक एवं सहकारी संस्थाओं के पास में जो सिक्योरिटीज होती हैं, जो प्रतिभूतियां होती हैं, वो इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं होती हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने पारस्परिक मांग के सिद्धांत को व्यापार की शर्तों के साम्य के निर्धारण के लिए किया है? ठीक है, पारस्परिक मांग का जो सिद्धांत है, रेसिप्रोकल थ्योरी ऑफ डिमांड की अगर हम बात करते हैं तो प्रोफेसर मिल के जो द्वारा जो दिया गया है, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है? प्रोफेसर मिल के द्वारा दिया गया है कि दो देशों के बीच में वस्तुओं का जो विनिमय है, वस्तुओं का जो व्यापार है, वो किस प्रकार से होगा, उसको उन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। और मिल का जो ये पारस्परिक मांग का सिद्धांत है, वो रिकार्डो का जो आपका तुलनात्मक लागत सिद्धांत है, उसके ऊपर एक तरह से आधारित था कि दो देशों के बीच में वस्तुओं का व्यापार या वस्तुओं का विनिमय किस प्रकार से होगा, इसको उन्होंने स्पष्ट किया है। अगला है, किस वर्ष में प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य समझौते गेट की स्थापना हुई है? ठीक, गेट की स्थापना कब हुई थी? यह आपकी हुई थी 1948 में। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और बाद में 1995 में इसका जो नाम है वो बदल कर क्या हो गया है फिर? WTO। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन इसका नया नाम है। अगला है, सार्क का प्रथम ऐतिहासिक सम्मेलन कब हुआ था? ठीक है, सार्क का जो प्रथम ऐतिहासिक सम्मेलन है वो हुआ था आपका ढाका में। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। स्थापना के समय इसके 7 सदस्य देश थे। ठीक है, भारत के जो 7 पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से? एक तो भारत हो गया, फिर पाकिस्तान हो गया, एक आपका हो गया बांग्लादेश, एक हो गया श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। ठीक है, ये इसके 7 सदस्य राष्ट्र थे स्थापना के समय। और बाद में 2007 के आसपास अफगानिस्तान भी इसका एक सदस्य राष्ट्र बन गया है। ठीक है, तो सार्क है क्या? ये दक्षिण एशिया के देशों का एक संगठन है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है, हेड क्वार्टर है, वो कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल में। अगला है, ब्रेटन वुड जो है वो कहाँ पे अवस्थित है? ठीक है, ब्रेटन वुड बहुत एक फेमस जगह है। अगर अपनी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो देखिए 1944 में इस स्थान पर एक सम्मेलन हुआ था और इस सम्मेलन के पश्चात क्या हुआ था? एक तो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की स्थापना हुई थी और एक स्थापना हुई थी IMF की। तो ब्रेटन वुड जो है वो कहाँ पे है? अमेरिका में न्यू हैम्पशायर नामक जो स्थान है वहां पे है। अगला देखिए, विशेष निकासी अधिकार अधिकार SDR जो होता है वो किस रूप में होता है? ठीक है, SDR जो होता है वो बुक कीपिंग एंट्री केवल बुक कीपिंग प्रविष्टि के रूप में होता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे। अगला है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान को अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा योगदान है वो आपका किसका है? सेवा क्षेत्र का, उसके बाद में उद्योगों का है, और सबसे कम जो योगदान है वो आपका किसका है? कृषि क्षेत्र का। तो इस हिसाब से आपको इसको क्रम में व्यवस्थित करना है। अगला है, पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने दी थी? कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए एक समिति का गठन किया गया था। ठीक है, जून 1997 के आसपास RBI के द्वारा। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तारापोर। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं तारापोर समिति कहते हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, वाणिज्यिक बैंक के दायित्व क्या हैं?
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक क्या क्या होती हैं? एक तो समय जमा होती हैं और दूसरा आपका डिमांड डिपॉजिट होती हैं, मांग जमाएं। ठीक है, ये दोनों आपके इसमें आना चाहिए, तो ए ऑप्शन में ही लिखा हुआ है ये। अगला देखते हैं, निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्या लघु एवं कुटीर उद्योगों की नहीं है? क्षमता का कम प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। स्मॉल और कॉटेज जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें उनकी क्षमता जितनी होती है उसका पूरा उपयोग नहीं होता है। पूंजी का उनके पास में अभाव पाया जाता है। ठीक है, प्रतियोगिता बाजार होता है। लेकिन सरकार की जो नीतियां हैं, ठीक है, वो इसकी कमियां नहीं है, सरकार उनको बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास करती है। अगला देखते हैं, अगर निरपेक्ष त्रुटि +20 है और सापेक्ष त्रुटि आपकी कितनी है? +0.2 है, तो वास्तविक मूल्य क्या होगा? ठीक है, वास्तविक मूल्य क्या होगा? देखो, ये आपका होना चाहिए 1000 माइनस 980 अपॉन 1000। अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.02 आना चाहिए। ठीक है, इसके हिसाब से अगर देखें तो शायद आंसर आपका होना चाहिए 1000 आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन 1000 आपका यहाँ पे किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। ठीक है, देखिए इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है? वास्तविक मूल्य माइनस अनुमानित मूल्य, और उसमें हम क्या करते हैं? अनुमानित मूल्य का डिवाइड करते हैं। देखिए वास्तविक मूल्य अगर आपका 1020 है तो ये आपका हो जाएगा 1020 माइनस अनुमानित मूल्य हम मान लेते हैं कितना है? 1000, और अपॉन हम क्या करेंगे? 1000 का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? सापेक्ष त्रुटि आ जाएगी। वो कितनी आ रही है? 0.02 आ रही है। इसका मतलब आपका जो वास्तविक मूल्य है वो कितना होना चाहिए? 1020 होना चाहिए। ठीक है, ये आपका वास्तविक मूल्य है। अनुमानित मूल्य आपका कितना होना चाहिए था? 1000। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो है वो सही होना चाहिए। अगला देखते हैं, ऊर्ध्वाधर वक्र सहसंबंध गुणांक के किस मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, अगर हमारा इस तरीके से कर्व बनता है इसका मतलब क्या हो गया? दो श्रेणियों में किसी प्रकार का संबंध नहीं है। ठीक है, जो आपका कोरिलेशन है वो कितना है? 0 है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। अगला देखिए, R इक्वल टू आपको दे रखा है 0.6, n इक्वल टू आपके पास में कितना? 64। तो सहसंबंध गुणांक के संभावित त्रुटि का पता लगाइए। प्रोबेबल एरर क्या होगी? तो प्रोबेबल एरर का आपका फॉर्मूला क्या होता है? 2/3, या इसकी जगह 0.6745 का भी यूज कर सकते हैं। माइनस आपका होता है 1 माइनस मल्टीप्लाई होता है 1 - r² अपॉन √n। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? प्रोबेबल एरर का। तो इस फॉर्मूले में आपको क्या करना है? वैल्यू रखनी है। तो देखो हम इसमें वैल्यू रखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, देखो सबसे पहले आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1 - r²। ठीक है, r आपका कितना है? 0.6, और 0.6 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? 0.36 अपॉन √n। n कितना है आपका? 64। इसको आगे आप सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1 में से 0.036 को अगर माइनस करें कितना बचेगा? 0.64 बचेगा, और अपॉन आपका हो जाएगा 64 का रूट कितना हो जाएगा? 8। फिर 2 से आपने इसको कैंसिल कर दिया 4, तो हो जाएगा 0.64 इज डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, और 0.64 में अगर आप 12 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0.053, या राउंड फिगर हम कह सकते हैं 0.54 हो जाएगा। ठीक है, 0.054। तो इसको आप एक बार करके देख लेना। अगला है, साइन टेस्ट की शून्य परिकल्पना क्या है? कि आधे मूल्य मध्यिका से कम और आधे मूल्य जो है वो मध्यिका से अधिक होने चाहिए। अगला है, सीमित विषमता वितरण में क्या होता है? जो समांतर माध्य होता है वो गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य से ज्यादा होता है। और इसमें आपका एक फॉर्मूला और होता है,
कि z इक्वल टू क्या होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू एक्स बार। ठीक है, जो समांतर माध्य मध्यिका और बहुलक के संबंध को दर्शाता है। अगला है प्रायिकता, जो प्रयोग के दौरान व्यक्तियों के आत्म मान्यताओं पर आधारित होती है उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव अप्रोच कहते हैं, विषय परक दृष्टिकोण कहेंगे। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। और फिर अंतिम प्रश्न हमारा है कि x और y के प्रतिगमन समीकरण में bxy किसके बराबर होता है। तो देखिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि r इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या होता है, bxy इंटू byx का अंडर रूट। और अंडर रूट अगर आप हटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा r स्क्वायर इक्वल टू bxy इंटू byx। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आपको पूछा हुआ है bxy, तो bxy बराबर क्या हो जाएगा, तो इस byx को हम क्या करेंगे, इधर लाएंगे, तो ये आपका क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा r स्क्वायर डिवाइडेड बाय byx इक्वल टू हमारे पास में क्या बचेगा, bxy। तो r स्क्वायर अपॉन byx, मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो आज की क्लास में इतने ही। अब देखिए इसका जो पार्ट बी है, ठीक है, पार्ट बी के जो एमसीक्यूज हैं उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे।